आप हैं मनीष जोशी। वैसे तो घर इनका हल्द्वानी में भी है और अब देहरादून में भी रहते हैं। पोस्टिंग आजकल आपकी देहरादून में ही है सर? रामनगर में सर, अब प्रमोट हो गए यहाँ पे। ओके, किस समय किस पोस्ट पर है? उप निदेशक। उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर। और ये लोग, आपको ध्यान हो कि लोक सेवा आयोग कई तरह की वैकेंसी निकालता है, जिसमें एक तो फॉरेस्ट रेंजर भी निकालता है, एक एसीएफ का निकालते हैं। एसीएफ जो होता है फॉरेस्ट रेंजर से ऊपर का पद है, सही है ना? हाँ, तो अगर लोग फॉरेस्ट रेंजर में देते हैं तो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, एसीएफ देते हैं तो एसीएफ में होते हैं। हालांकि मुझे जहां तक ऐसा लगता है, मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा आप वाला, कई सालों के बाद एसीएफ बनते हुए लोग। उत्तराखंड के गठन के बाद पहली बार 2019 में। हाँ, तो कई साल मेहनत के बाद तब बनते हैं, जो कि सीधे बन जाते हैं एसीएफ में। लेकिन मनीष के खास बात और है, आप उनको एसीएफ वगैरह या डिप्टी डायरेक्टर मत देखिए, ये पीसीएस का भी इंटरव्यू दिए। और पीसीएस का जिस समय इंटरव्यू दिए थे, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये रिजल्ट में हम लोग ले लेंगे, लेकिन उस साल बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे और इनका नंबर पता नहीं कितना नंबर मिला था उसमें, 863 नहीं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 135। मुझे लगता है नॉट बैड। हाँ, रिटर्न थोड़ा मुझे लगता है कसर रही, नहीं तो एसडीएम नहीं पाते जनरली 135 नंबर। और उस समय ये मनीष जो है, लेकिन एक खास बात रही कि मनीष में कभी निराशा जैसी चीज नहीं थी। और आपको बताएं तो इन्होंने साइंस टेक यहाँ पे एक बैच को साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, साइंस टेक्नोलॉजी इन्होंने पढ़ाया था। एक अच्छा इनपुट है इनके अंदर साइंस के, चूंकि एमएससी वगैरह किए हैं तो इनको अच्छी पकड़ है। तो ये कल मिलना था, तो इन्होंने कहा कि सर कल हो सकता है क्या? तो हमने कहा 10 ही बजे आइए, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, उनसे भी भेंट हुए, है ना? तो बहुत अच्छा है इनका पैरामीटर और एथिकल और कहा जाए ह्यूमन एज ए बीइंग। थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं आपसे कि जैसे अभी देख रहे होंगे सिविल सर्विस, ये यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस का एक रिजल्ट आया। अब तो आप इन सबसे मतलब नहीं होगा आपका, क्योंकि आप एक स्टैब्लिश अपनी जगह ले चुके हैं। और मुझे लगता है कि यार वैसे कम ज्यादा चाहे जो लोग समझें, ये कठिन होता है ये वाला, आप जो पा रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कठिन है। क्योंकि एक तो इसकी ट्रेनिंग हम देख रहे हैं कि इन्हीं से हम समझ पाए कि बड़ी कठिन होती है ट्रेनिंग भाई, और सालों साल घर से बाहर रहना। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि आपको देहरादून मिल जाए, हरिद्वार मिल जाए, इस तरीके वाली चाहत भी यहाँ काम नहीं करती है। कहाँ रहेंगे? सुंदरबन में कह रहे हैं या कोयम्बटूर, अब कहाँ भी रामनगर में, मुझे लगता है कार्बेट नेशनल पार्क, यही सब आपके इलाके होते होंगे। हाँ, तो ये सब, लेकिन इनका जो अनुभव है पीसीएस की दृष्टि से, उसका भी आप फायदा ले सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने जिस तरीके से थोड़े प्रिपरेशन प्रीलिम्स वगैरह का, तो थोड़ा सा इनको अगर आप अपना एक आइडिया जो है वो थोड़ा सा दीजिए प्लीज। आप क्वेश्चन पूछना सर, प्रिपरेशन तो नोट्स वगैरह देखने को हो जाता है, लेकिन मेरा रहता है कि रिवीजन को कैसे करना है। इसमें से बेस्ट चीज तो इसमें यह है कि वो तो सर के मार्गदर्शन में हो भी रहा होगा। बेस्ट चीज ये कि आप जो एग्जामिनेशन है वो आपसे बेसिकली क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है वहाँ लिखते समय, मतलब मेंस में। स्पेशली प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, मेंस में क्या एक्सपेक्टेशन वहाँ क्वेश्चन वाले की आपसे रहती है वो देखना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि आप एक बार सिलेबस देख लें पूरा, स्पेशली मेंस का जो सिलेबस है पीसीएस का। मेरे ख्याल से तो कुछ परिवर्तन भी उसमें हुआ है पहले की तरह। हाँ, तो उसमें बेस्ट चीज ये है कि आप जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आप सोचेंगे कि उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस यहाँ आएंगे, तो वो जनरली नहीं होता है। यहाँ तो बेस्ट जैसे सर लोग हैं, जो पुराने जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उन्हें पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री में तो वो बिल्कुल जैसे चंद वंश की क्या प्रणाली थी और क्या उनकी शासन प्रणाली थी, आर्थिक वगैरह उनका किस तरह था, इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। हमारे साथ जब मैंने मेंस दिया था उस समय एक लड़का और था, वो आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहा था,
तो जब हिस्ट्री का पेपर आया था वो बिल्कुल रुआसा होकर बाहर निकला था। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि बिल्कुल कुछ अच्छा सा वैसा आएगा पेपर, जैसे यूपीएससी का आता है, और यहाँ बिल्कुल फैक्चुअल जो क्वेश्चंस थे उस टाइप के क्वेश्चन पेपर ज्यादा आते हैं। तो उसमें आपको जो ओवरऑल जनरलाइज आइडिया तो होना ही चाहिए किसी पॉलिसी वगैरह क्या है, लेकिन जो अंदर के फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी सर होगा ना, साइंस टेक्नोलॉजी में जो उनका सिलेबस है तो आपको कम से कम 11-12 तक की जो बुक्स है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, वो सब खंगालनी है। हाँ, उसमें जब वो मेंस हुआ था तो उस मेंस में उन्होंने क्वेश्चन क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे, वो मैं पहले इससे पहले लेक्चरर था फिजिक्स का, तो वो क्वेश्चन में सेमीकंडक्टर्स के का डिफरेंस पूछा हुआ था कि पीएन जंक्शन में क्या अंतर होता है या पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए तो वही है कि आपको फैक्चुअली मतलब बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा उस चीज में। बायोलॉजी में उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको मतलब साइंटिफिकली, तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों के तो सिर से ऊपर की बात थी वो, तो वहां अलग अलग जगह पे मार्क्स कम कम होते चले जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्पेशली बड़ा ही मतलब फैक्चुअल टाइप पे उनका वो रहता है। अच्छा, जब मैं इसमें आया था, जब इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसका एनवायरमेंटल साइंस का जो वो था, मेरा इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस था इसी में, तो उसमें भी वही सब चीजें थी, लेकिन यहाँ उनका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था बिल्कुल अलग था। वो बहुत जनरलाइज क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो ये एक चीज तो ये ध्यान में रखना आपने कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर आपका होगा उसमें बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको उसकी अच्छी वो होनी चाहिए, और उस सिलेबस को पकड़ के ही आपको करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं आता। और सिलेबस लेकिन बहुत बड़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पॉलिटी में तो खैर सर यहाँ है ही, मुझे कुछ स्पेशल बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। और हिस्ट्री में आपको बताया कि जो उत्तराखंड, उसमें ये देखा जाता है कि जो उत्तराखंड, जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन होगा आपके पास, एक उत्तराखंड का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका जनरल हिस्ट्री का होगा। तो अगर आप उत्तराखंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें अच्छा लिखते हैं तो आप थोड़ा एज में रहेंगे औरों से, जो बाहर का बंदा लिख रहा है पेपर को, क्योंकि बेसिक थॉट प्रोसेस ये है कि जो यहाँ का बंदा है, जो स्टेट का बंदा है, उसका सिलेक्शन हो, तो उसमें थोड़ा ये हल्का सा बायस रहेगा। आप उत्तराखंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसको अच्छा लिख रहे हैं और वैसे जनरल वैसे वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये हमने मतलब 2-3 बार के मेंस में मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि ये उसको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज क्या है, मतलब किसमें आप आंसर दोगे, तो ये जनरल देखा जाता है कि जो अंग्रेजी में लिख रहा है वो थोड़ा सा एज में रहता है वहाँ। हाँ, ये तो मैंने पहले की जो पेपर दिए हैं सर, मुझे भी लगा मैंने हिंदी वगैरह में जो पहले कुछ हुआ था उसको बहुत अच्छा नहीं है। मनीष, तो मीडियम क्या था आपका? मेरा सर इंग्लिश, तो हल्का सा एज मिलता है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी, मैंने पता नहीं कैसे कुछ ऐसा होता है कि जनरली जैसे एक ऐसे आपने लिखा है वही ऐसे आपने हिंदी में लिख दिया है, वही ऐसे आपने इंग्लिश में लिख दिया, तो इंग्लिश वाले को थोड़ा सा एज मिल जाता है। या तो फिर जो कॉपी करेक्शन करने वाले बंदे होते हैं वो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा से लिबरल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मार्क्स मिल जाते हैं, और हिंदी वाले थोड़ा टाइट तरीके से चेक करते हैं। जिसका अगर लैंग्वेज हिंदी है तो उसके तो जनरली फिर वो वर्तनी में संबंधित अशुद्धियां उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो तो अंग्रेजी में भी ऐसा ही है। अंग्रेजी में आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वहां भी आपको वो पड़ेगा। पर समहाउ पता नहीं ऐसा ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखा गया कि इंग्लिश वाले को थोड़ा सा एज मिल जाता है, मतलब 2-3 नंबर का आपको मिल जाएगा। वो 2-3 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिलेक्शन में भी अंतर हो सकता है। जैसे मेरा सिलेक्शन जब नहीं हो पाया था तो केवल 5 नंबर का अंतर था मेंस के बाद, मतलब इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन के लिए 5 मार्क्स का डिफरेंस था। 5 मार्क्स का डिफरेंस होता तो मैं सिलेक्शन वाले ग्रेड में चला जाता। तो ये सब चीजें हैं।